तो these methods involve the joining together of a large number of smaller particles to form particles of colloidal size। तो पहली बात तो आपको ये समझना है बेटा कंडेंसेशन और एग्रीगेशन का मतलब क्या है। कंडेंसेशन और एग्रीगेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई पार्टिकल है, उसकी साइज क्या है बेटा, बहुत ज्यादा स्मॉल है, और मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में आपका क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, वो स्मॉल पार्टिकल है। देन आपको उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को करना है, ज्वाइन करना, जिससे कोलाइड की रेंज में चला जाए। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। देखते हैं जरा। These methods involve the joining together of a large number of smaller particles to form particles of colloidal size। जो आपके पास बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है, उन स्मॉल पार्टिकल्स को आपको एक साथ ज्वाइन करना है, जिससे पार्टिकल किस में चला जाए, कोलाइड की रेंज में चला जाए। The method generally employed for this purpose are as follows। जो मेथड आप यूज कर रहे हैं वो मेथड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला मेथड है बेटा भाई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पहला है बेटा भाई डबल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, when H2S pass through a dilute solution of arsenious oxide in water, a colloidal solution of arsenious sulfide is obtained। अब इसका मतलब क्या जरा समझो। आपके पास वाटर है और वाटर में क्या प्रेजेंट है, आपके पास आर्सेनियस ऑक्साइड प्रेजेंट है, AH2O3। अब होगा क्या, इसके पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में नहीं लाई कर रहा। देन आप इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे AH2S3 जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। देन एक प्रेसिपिटेट बना लेगा, क्या ध्यान रखना है, वाटर इनसॉल्युबल होता है बेटा। जब वाटर इनसॉल्युबल होगा देन पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा, क्या देखो पहले पार्टिकल बहुत स्मॉल था, अब पार्टिकल एक साथ एग्रीगेट होगा, देन पार्टिकल का साइज बढ़ेगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, सस्पेंशन की रेंज में चला गया, और आपको क्या बनाना है, कोलाइड। देन कैसे बनता है वो जरा समझना। आपके पास है बेटा AH2O3 प्लस H2S। देन आपका जब रिएक्शन खत्म होगा देन क्या बन जाएगा, AH2S3 प्लस H2। तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेटा क्या, AH2S3 का। अब ये जो आपका सॉल्यूशन है AH2S3 का प्रेसिपिटेट है, उसके बाद भी आप H2S का जो फ्लो है सो रोको नहीं, उसके बाद भी आप H2S इसमें डालते जाओ। जब उसके बाद आप H2S डालेंगे तो जैसे H2S आएगा तो उससे क्या निकलेगा, H प्लस और सल्फाइड आयन निकलेगा क्या। अच्छा। और इस प्रेसिपिटेट में क्या है, आर्सेनिक आयन और सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड आयन इसके कॉमन में हो जाएगा क्या। सल्फाइड आयन आपका प्रेसिपिटेट में भी और बेटा यहाँ पर भी, तो सल्फाइड आयन इस प्रेसिपिटेट पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा क्या। कॉमन। जैसे अभी हमने सिखाया था ना कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पे Fe3 प्लस एडजॉर्ब होता है, बताया था क्या। यस सर। ऐसे आपका क्या होगा, AH2S3 होगा, उस पर आपका सल्फाइड आयन एडजॉर्ब हो जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब नेगेटिव चार्ज होगा देन ये आपस में कोलाइड वोलाइड करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनका साइज किस रेंज में हो, कोलाइड रेंज में होगा। और इन सब पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये आपस में पास पास नहीं आएंगे। क्लियर है क्या। यस सर। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा, अदरवाइज बेटा मैं आगे बढ़ जाऊँ। क्लियर है सबको। चलो ठीक। तो ये तो पहला मेथड हो गया आपका। दूसरा मेथड बेटा बाय रिडक्शन। देन यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, एक जो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल होगा उसका रिडक्शन करके कोलाइड रेंज में ले जाना। तो इसमें बेटा गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ETC आर ऑब्टेन्ड इन कोलाइडल फॉर्म by reduction of very dilute solution of their salt with a suitable reducing agent। इसमें करना है क्या है, आपके पास जो गोल्ड है या सिल्वर है या और जो आपका प्लेटिनम है, उसका कोई भी आपको सॉल्ट ले लेना है, और उस सॉल्ट को आपको रिड्यूस करा के उसको किस रेंज में ले जाना है बेटा, आपको कोलाइड की रेंज में ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल देखें, आपके पास गोल्ड सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। आपके पास वाटर है और वाटर में आपने डाला हुआ है AuCl3।
इसे बोलते हैं हम ऑरिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? ऑरिक क्लोराइड। और ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये कोलाइड बनाएगा क्या बेटा? यदि वाटर सॉल्युबल तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, कोलाइड बनाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन तो पार्टिकल की साइज छोटी है, आपको पार्टिकल बड़े करने, कुछ नहीं करना है, इसके रिडक्शन करा दो आप। AuCl3 प्लस SnCl2 आप रिड्यूस करा रहे हो, देन आपका बन जाएगा Au, और साथ में बन जाएगा आपका SnCl4। अब गोल्ड वाटर सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। देन वो पार्टिकल्स नीचे क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे। कलेक्ट होना स्टार्ट होगा तो किस रेंज में चला जाएगा? वो कोलाइड की रेंज में चला जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो पहले आपके पास रिएक्शन से पहले आपके पास था ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन जब आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा देन पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, वो किस रेंज में चले गए बेटा? आपके कोलाइड की रेंज में चले गए। क्लियर है क्या? यस। और बोला भाई रिडक्शन, तो देखो जरा रिडक्शन हुआ क्या? बिल्कुल देखो बेटा, यहाँ पर गोल्ड +3 में था क्या? यस सर। 0 में गया यहाँ पर गोल्ड। क्लियर? यस सर। अब अगला भाई ऑक्सीडेशन, इसी तरीके से आप ऑक्सीडेशन करके भी कोलाइड बना सकते हैं। देखते हैं जरा। सल्फर इज ऑब्टेन्ड इन द कोलाइडल फॉर्म when H2S is bubbled through the solution of an oxidizing agent like nitric acid, bromine, water, etc. अरे ये रिएक्शन लिखना था जो बेटा मैंने लिखा था, रिएक्शन लिखते जा रहे हो ना आप, जहां पर ब्लैंक स्पेस छोड़ा मैंने। और जो रिएक्शन लिख रहा हूँ वो रिएक्शन ब्लैंक स्पेस में लिखना है, पहले ब्लैंक स्पेस में रिएक्शन लिखना है। इसका कोलाइड बनेगा पहले केस में। उसके बाद जो आपका दूसरा था क्या? AuCl3 बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, प्लस SnCl2। दूसरे वाले में लिखना आपको Au प्लस SnCl। हटा दूं बेटा? हो गया। यस सर। चलो ठीक। अब ऑक्सीडेशन से कोलाइड बनाने का एग्जांपल है, तो जो H2S है, H2S का रिएक्शन आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दो, लाइक HNO3 से। HNO3 से कराओगे, देखो H2S वाटर सॉल्युबल है क्या बेटा? कुछ हद तक H2S वाटर सॉल्युबल है, वाटर में डालोगे H+ बनाएगा, H2 माइनस में डालेगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो फिर से वो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में चला गया। तो उसको क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। करना क्या? आप इससे रिएक्शन कराना, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फर बना देगा, तो साथ में बना देगा आपका H2O, और साथ में बना देगा आपका NO2। तो यहाँ पर देखो जरा, आप ऑक्सीडेशन की बात करें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन -2 था क्या यहाँ पर? यस सर। सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना हो गया यहाँ पर? 0। ऑक्सीडेशन हुआ क्या? यस सर। अब सल्फर वाटर सॉल्युबल होता है क्या? नो सर। तो सल्फर वाटर सॉल्युबल नहीं है, देन सल्फर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे? पास पास आएंगे, देन क्या बना लेंगे? क्लोराइड बना लेंगे। क्लियर? यस सर। चलो, तो ये रिएक्शन लिखो उधर ही, इसको बैलेंस करते रहना, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन लिख लो उधर ही। आप इसकी जगह आपकी रिएक्शन बेटा ब्रोमीन वाटर से भी कराना चाहो उससे भी करा सकते हैं। H2S प्लस Br2, ये थर्ड बन जाएगा S और HBr। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। हो गया सर। चलो आगे बढ़ो बेटा। उसके बाद है भाई हाइड्रोलिसिस। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्स आर ऑब्टेन्ड by boiling solutions of their corresponding chlorides। तो इनके कोलाइडल सोल कैसे बनते हैं? इनके क्लोराइड्स को हम वाटर के साथ बॉईल करते हैं। जैसे आप ले लो AlCl, थोड़ी देर के लिए FeCl3 लो, FeCl3, इसको वाटर के साथ मिक्स करो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा लो इसमें, क्या बन जाएगा आपका? FeOH, और साथ में बन जाएगा आपका HCl। अब देखो जरा,
इसका प्रेसिपिटेट बनता है क्या? यस सर। ये पेप्टाइजेशन में सिखाया था पूरा। अब पहले आपके पास FeCl3 क्या था? ट्रू सॉल्यूशन था। जैसे प्रेसिपिटेट बनाया, पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या डाल देना, एक्सेस में डाल देना, तो आपका किसका प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उसमें साथ में आप क्या डाल देना, FeCl3, देन कॉमन आयन फेरिक, कॉमन आयन फेरिक हो जाएगा क्या बेटा? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वही है चार्ज पॉजिटिव आएगा, टकराएगा वकराएगा, वो पूरा प्रोसीजर में ऑलरेडी सब सीख चुके हैं। समझ के क्या बता रहा हूँ, रिपीट करूँ क्या? सर समझ गए। इसी तरीके से आप यहाँ पर Al कर दो तो बाकी पूरा सेम रहेगा, AlCl3 हो जाएगा, फिर वहां पर AlOH फ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ तक यदि किसी को दिक्कत है ना, आप पूछ लो बेटा, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाए। एक बार देखना हो तो आप देख लो हमने क्या सिखाया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नो सर। चलो आगे बढ़ो बेटा। अगला मेथड है बेटा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट एक्सचेंज करके भी कोलाइड बना सकते हैं। जरा देखते हैं, पहले सल्फर की बात करें तो सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या बेटा? यस सर। और फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? यस सर। तो दोनों के स्ट्रक्चर देखे, सल्फर का स्ट्रक्चर होता है बेटा क्राउन स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है, इसको क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है, डब्लू बनाना आपको इस तरीके से। क्राउन की तरह लग रहा है कि आपको हल्का सा ऐसे, बहुत अप्रोप्रिएट नहीं बना पाया, लेकिन डब्ल्यू की तरह दिखता है। हर एक पॉइंट पे सल्फर होता है, सल्फर 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 सल्फर, कितने सल्फर हो गए? 8 सल्फर हो गए क्या? यस सर। अब ये कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है क्या? यस सर। इसे बोलते हैं, ध्यान रखना, कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? क्राउन स्ट्रक्चर। P4 की बात करें तो एक काइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है काइट। तो ये भी बेटा कोवलेंट बॉन्ड है क्या इसमें सारे? यस सर। और कोवलेंट कंपाउंड किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? ऑर्गेनिक में। तो जो सल्फर है, फास्फोरस है, अच्छे खासे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। तो वही बात करें, देखो जरा, substance like sulfur and phosphorus are fairly soluble in alcohol but less soluble in water। मतलब जो सल्फर है और जो फास्फोरस है अच्छे खासे सॉल्युबल है अल्कोहल में, और वाटर में कम सॉल्युबल है। उसका रीजन भी बेटा क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है, तो वाटर में कम सॉल्युबल है। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते। इफ देयर अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर पोर्ड इन वाटर, इसका मतलब क्या है कि आपको जो एसिड है उसको किस में डालना है? पहले आपको अल्कोहल में डालना है, देन आपका सल्फर एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा क्या? यस सर। सॉरी, मतलब सल्फर अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाएगा क्या? अल्कोहल। अब इस सॉल्यूशन को आप वाटर में डाल दो। अब जो सल्फर है बेटा वो अल्कोहल के साथ मिक्स है, और अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स हो सकता है क्या? यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल क्या होगा? ROH, वाटर क्या होगा? HOH। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या? यस सर। इसमें सॉल्युबल हो जाएगा क्या? हो जाएगा बेटा। मैं सल्फर की बात नहीं कर रहा हूँ, सल्फर अटैच रहेगा अल्कोहल से, अल्कोहल किससे अटैच रहेगा? वाटर से, तो फिर तो सल्फर पूरा डिस्पर्स हो जाएगा वाटर में। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप डायरेक्ट सल्फर को वाटर में डालो तो सल्फर वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, वाटर में मिक्स होगा क्या सल्फर? नो सर। अब पहले आप सल्फर को अल्कोहल में डाल दो, सल्फर अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाएगा क्या? तो जो सल्फर है वो अल्कोहल के साथ बाउंड रहेगा। अब इस पूरे मिक्सचर को इसमें डाल दो तो अल्कोहल वाटर के साथ बाउंड हो सकता है क्या? यस सर। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली सल्फर वाटर में डिस्पर्स हो जाएगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा क्या? यस सर। तो कोलाइड बन जाएगा। अब डायरेक्टली यदि आप यहाँ से अल्कोहल हटाएंगे तो कोलाइड नहीं बन सकता है डायरेक्टली, क्योंकि सल्फर वाटर से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा।
यस सर। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। चलो उसके बाद है भाई एक्सेसिव कूलिंग। तो ये तो बड़ा इजी है। ईथर ले लो बेटा आप, ये ईथर है आपके पास एक कंटेनर, ईथर में वाटर डाल दो। ईथर में वाटर मिक्स होगा क्या? हो जाएगा बेटा। ईथर होता ROR, वाटर होता है HOH। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है क्या? यस सर। अब ये वाटर पूरा डिस्पर्स होगा, थोड़ा सा हीट, इसको थोड़ा सा कूल कर लो तो वाटर के पार्टिकल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे क्या? यस सर। वाटर आइस के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ईथर में डिस्पर्स हो जाएगा तो इसका कोलाइड बन जाएगा। क्लियर है? वाटर डिस्पर्स होगा। वाटर वाटर ईथर को आपको एज ए सॉल्वेंट लेना है यहाँ पर। ईथर को, वाटर को मिनिमम अमाउंट यस में सर। लेना है, ईथर को लार्ज अमाउंट में लेना है। ओके। एक बार रीड कर लेना मुझे, ठीक है? Colloidal solution of ice in an organic solvent like ether is obtained by freezing a mixture of the solvent and water. तो जो आपका आइस इन ईथर का आपको कोलाइड आप कैसे बना सकते हैं? जो वाटर और ईथर का मिक्सचर है उसको कूल करके बना सकते हैं। क्लियर है? यस सर। उसके बाद है भाई कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट। हम ऑलरेडी से सीख चुके हैं ब्रेडेक्स आर्क मेथड में। क्या ब्रेडेक्स आर्क मेथड करते क्या थे हम? कोई भी आपके पास सब्सटेंस की वेपर्स बनाते थे वाटर में, तो उसके बगल में क्या लगाते थे? आइस बात लगाते थे, तो वेपर्स कंडेंस हो जाती थी क्या? हाँ सर। तो वही करना है। तो देखो जरा, colloidal solution of sulfur and mercury in water are prepared by passing their vapors in cold water। तो जो इनकी वेपर्स आपको किसमें पास करनी है बेटा? ये कोल्ड वाटर है, इसमें पास कर देनी है आपको मरकरी और सल्फर की वेपर्स। देखो मरकरी और सल्फर वाटर सॉल्युबल नहीं, तो डायरेक्टली कोलाइड नहीं बनाएगा, इसलिए इसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट डालने पड़ेंगे जिससे कोलाइड बन जाए। तो आप बोले कि हम मरकरी को वाटर में डाल दें, सल्फर को वाटर में डाल दें, कोलाइड बन जाए, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, सॉल्युबल ही नहीं है। तो colloidal solution of sulfur and mercury in water are prepared by passing their vapors in cold water containing a little stabilizing agent like ammonium nitrate। यदि आपका अमोनियम नाइट्रेट नहीं होगा तो आपका कभी भी कोलाइड नहीं बनेगा। अमोनियम नाइट्रेट किसकी तरह काम करेगा? स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो कि कोलाइड बनाने में हेल्प करेगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। चलो उसके बाद जरा एक पॉइंट आप जरा हमें समझना है प्यूरिफिकेशन के लिए, थोड़ा सा एक चीज समझनी है पहले। अच्छा एक बार बताओ, जैसे मैं बोलूं आपके पास एक प्रेसिपिटेट है AgI का, ये वाटर है, इसमें आपका AgI का प्रेसिपिटेट बना है। AgI आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्म पड़ा बेटा, और इसका आपको कोलाइड बनाना है। कैसे बनाओगे? कोई ऐसा मतलब जिससे एडजॉर्ब हो जाए, कोई ऐसा सब्सटेंस डाल देंगे जो इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाए, कॉमन कैटायन या एनायन। ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जिससे कॉमन कैटायन हो या कॉमन एनायन हो, एडजॉर्ब हो जाए। मान लो आपने के डाल दिया बेटा, तो अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है? I-, तो I- एडजॉर्ब होगा क्या? यस सर। फिर वो नेगेटिव चार्ज आएगा, देन वो पूरे वाटर में डिस्पर्स हो जाएगा। वो तो पूरे थ्योरी समझ रहे हो हाँ ना? सर। अच्छा एक चीज समझो, अब जब आप के डालोगे तो I- तो एडजॉर्ब हो गया, के प्लस कहाँ रहेगा? वाटर। वाटर में रहेगा। तो यदि ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज के प्लस के कांटेक्ट में आएगा तो वापस से न्यूट्रल हो सकता है क्या? यस सर। यदि चार्ज न्यूट्रल हो गया, देन ये जो आपके पार्टिकल्स हैं इन पे चार्ज खत्म तो वापस से प्रेसिपिटेट बन जाएगा क्या? यस सर। तो करना क्या, आप जरा एक चीज समझो, हमारा पॉइंट क्या है। मान लो आपको ये पार्टिकल्स थे AgI के, और इसको आपको कोलाइड बनाने के लिए इसके 10 मॉलिक्यूल डालने थे। तो जब आप 10 मॉलिक्यूल डालोगे तो I- के 10 मॉलिक्यूल तो यहाँ एडजॉर्ब हो जाएंगे। सॉल्यूशन में कितने के प्लस रहेंगे बेटा आपके?
10K+ रहेंगे क्या? यस सर। अब मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल डाल के 100 मॉलिक्यूल डाल दिए, तो यहाँ पर I- कितना एडजॉर्ब होगा? 10 ही एडजॉर्ब होगा क्या? वो तो फिक्स है कि यहाँ पर 10 ही एडजॉर्ब होना, तो 10 एडजॉर्ब पहले होता, 10 अभी एडजॉर्ब होगा। आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, उससे क्या होगा? 90 मॉलिक्यूल कहाँ रह जाएगा I- के सॉल्यूशन में, और यहाँ पर कितने K+ हो जाएंगे? 100K+ हो जाएंगे क्या? ये पॉइंट समझे नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। रिपीट कर दो क्या? तो दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दो। ठीक बेटा, ये बोल रहा हूँ मैं, जरा समझो पॉइंट क्या है कि आपको बेटा इसको कोलाइड बनाना है आपको AgI का, और मान लो AgI का कोलाइड बनाने के लिए आपको 10 आयन चाहिए I- के, तो आप 10 मॉलिक्यूल डाल दो, क्या कितने यहाँ पर सॉल्यूशन में कितने K+ होंगे? 10K+ होंगे, और जो I- है 10 वो इस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे क्या? यस सर। अब भाई आपको चाहिए थे बेटा 10, लेकिन आपने यहाँ पर 100 डाल दिए, 100K डाल दिए, तो 10 तो एडजॉर्ब होंगे, बट 90 I- सॉल्यूशन में रहेंगे क्या? यस सर। और 100K+ सॉल्यूशन में रहेंगे क्या? यस सर। अब इस जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एडजॉर्ब है, ये एडजॉर्ब जो नेगेटिव चार्ज है, इसको इस I- से तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि I- से उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से तो इसके लिए दिक्कत है ना। यदि इसके कांटेक्ट में आया तो वापस से न्यूट्रल हो जाएगा क्या? यस सर। एक बात बताओ, जब 10 यहाँ पर K+ होंगे तब न्यूट्रल होने के ज्यादा चांस है, या जब 100K+ होंगे तब न्यूट्रल होने के ज्यादा चांस है? 100K+। बेटा जितने ज्यादा आयंस होंगे यहाँ पर पॉजिटिव के, उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा के यस सर। 10 में कम अट्रैक्ट होगा, 100 में और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। आपने यदि 1000 डाल दी तो फिर तो और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अब जब अट्रैक्ट होगा तो फिर ज्यादा चांस है न्यूट्रल हो जाए। यस सर। और न्यूट्रल हुआ, देन आपने जो कोलाइड बनाया था, कोलाइड अनस्टेबल हो जाएगा क्या? यस सर। क्योंकि जब तक इन पे चार्ज है तब तक तो ये पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, यदि चार्ज खत्म तो पार्टिकल्स वापस से पास पास आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट फिर से बना ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जरा पॉइंट समझना कि आपको जितना इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है आपको कोलाइड बनाने के लिए, तो आपको प्रेसिपिटेट में उतना ही इलेक्ट्रोलाइट डालना चाहिए। उससे ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो आपका चांस है कि कोलाइड प्रेसिपिटेट वापस से बन जाए। ये समझे क्या? यस सर। बट सर उतना डालेंगे तो उतने K+ भी तो होंगे, मतलब 10K+ हाँ, भी तो होंगे, उसमें तो है, लेकिन चांसेस तो। हाँ चांसेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जीरो चांसेस है, चांसेस तो हमेशा है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में क्या चांस कम है? आप 100 डालोगे तो ज्यादा चांस है, 10 में कम चांसेस है। यस सर। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आप 100 डालोगे तो ज्यादा चांस है, 1000 डालोगे तो और ज्यादा चांस है। क्लियर है क्या? तो पॉइंट ये है कि जितना आपको बोलो बेटा। 10I- चाहिए और हमने कम डाला तो फिर क्या होगा? तो फिर बहुत प्रॉपरली कोलाइड नहीं बनेगा, बिकॉज सब पे प्रॉपर चार्ज नहीं आएंगे। जब प्रॉपर चार्ज नहीं आएगा तो वो प्रॉपर डिस्पर्स नहीं करेगा, रिपेल भी नहीं करेगा प्रॉपर। यस सर। जैसे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर भागेंगे। अब जब इन पे चार्ज नहीं प्रॉपर डेवलप होगा तो दूर दूर नहीं भागेंगे, वो पास पास ही रहेंगे, फिर कोलाइड ही नहीं बनेगा। क्लियर क्या? यस सर। तो पॉइंट ये है कि आपको कोलाइड बनाने के लिए जितना चाहिए, मतलब आपको 10 मोल चाहिए तो 10 मोल डालो, 1 मोल चाहिए तो 1 मोल डालो। यदि आपने ज्यादा डाल दिए तो चांस है कि आपका कोलाइड अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। अब एक पॉइंट समझो, जैसे हमें नहीं पता बेटा कितना चाहिए, मान लो आपको चाहिए था 1 मोल, लेकिन आपसे गलती से पड़ गया 10 मोल, देन आप करना क्या, आपको यहाँ से 9 मोल निकालना पड़ेगा क्या? यस सर। जैसे आपको 1 मोल के चाहिए था, आपने 10 मोल डाल दिया, देन आपको करना क्या होगा, 9 मोल के निकालना होगा। यदि आप नहीं निकालेंगे तो जो आपका कोलाइड है वो कोलाइड क्या हो जाएगा, वापस से प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जो आपका एक्सेस में जो है आपका के पड़ा है, क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट है क्या? यस सर। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को एक और टर्म यूज करेंगे लोग, क्रिस्टलॉइड। तो इलेक्ट्रोलाइट एक क्रिस्टलॉइड एक ही चीज है, ठीक है। तो जो आपका एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, या जो एक्सेस क्रिस्टलॉइड है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है,
उसको रिमूव करना, आपको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। समझे क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड क्या है बेटा? यस सर। Yes, तो sir. आपको कोलाइड बनाने के लिए आपको मिनिमम कुछ आपका इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। आपने उतना डाला कोई दिक्कत नहीं, कुछ से ज्यादा आपसे पड़ गया देन आपको जो ज्यादा पड़ेगा उसको हटाना पड़ेगा। तो जो हटाने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो अगला टॉपिक यही है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। समझे क्या? यस सर। सर अभी देखो, तक जो मेथड कर रहे थे जिसमें रिडक्शन करके प्रेसिपिटेट बना रहे थे, तो फिर उसमें भी तो एडजॉर्ब होगा जो सब्सटेंस डाल रहे थे, तो इतना एक्सेस में डालेंगे कि मतलब प्रेसिपिटेट भी बन जाए और एडजॉर्ब भी हो जाए, फिर उसके बाद ना बचे। तो मैंने लिखा नहीं था एक्सेस के बेटा, अभी बताया तो था मैंने। जैसे आप, अच्छा, इतना एक्सेस में नहीं डालेंगे मतलब कि बच हाँ जाए। बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं डालना। जैसे आपको FeCl3 है, वाटर से रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनेगा आपका, FeOH बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपका HCl, है ना। देन ये यस आपको सर। एक्सेस में रखना, बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं रखना है। बहुत ज्यादा एक्सेस में रखोगे तो वापस में प्रेसिपिटेट बना देगा। हाँ सर। मान लो आपसे गलती से पड़ भी गया एक्सेस में, देन आपको कैसे निकालना, वही तो तो सीख रहे हो। प्योरिफिकेशन। वही तो सीख रहे हैं प्यूरिफिकेशन में। समझे क्या क्या बता रहा हूँ यस मैं? सर। मान लो आपको हाँ सर। रिक्वायर्ड कम था, आपसे गलती से ज्यादा पड़ गया, तो उसको निकालने का प्रोसेस को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। ठीक है, यस सर। तो देख जरा टॉपिक है बेटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। We know that the presence of a small amount of electrolyte is essential for the stability of colloidal solution। ये बात सही है क्या? यदि आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बनाना है देन आपको इसमें FeCl3 डालने पड़ेगा। यदि नहीं डालोगे तो वो नहीं बनेगा। तो ये बोल रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट आपका इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायर्ड है। बट इफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, लेकिन भाई आप इसको बहुत ज्यादा एक्सेस में डालते जा रहे हो, लार्ज एक्सेस में डाल दे रहे हो, इट रिजल्ट्स इन द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। तो लार्ज एक्सेस में डालोगे तो जो आपका कोलाइड बन गया था उसका क्या हो सकता है, कोगुलेशन हो सकता है। कोगुलेशन बेटा प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं। आपने कोलाइड बना लिया था, अब हो सकता है उसका कोगुलेशन हो जाए, वापस से क्या हो जाए, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाए। क्लियर क्या? यस सर। Hence, it is essential to reduce their amount to the minimum required level। तो आपसे जो गलती से ज्यादा पड़ गया है उसको हटा के आपको उस लेवल पे ले जाना जितना आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर? यस सर। अब प्योरिफिकेशन के यदि 1 मार्क में डेफिनेशन है तो जो नीचे लिखा वो है, the process of reducing the impurities of the electrolyte to the minimum required level is known as purification of colloidal solution। क्लियर क्या? यस सर। बाकी मेथड बड़ा इजी है, कुछ बहुत इजी है, जरा समझो। आपको पता है यदि आप बेटा पार्चमेंट पेपर ले लें तो पार्चमेंट पेपर से कोलाइड के पार्टिकल बाहर निकलते हैं क्या? नो सर। शुरुआत में सिखाया था मैंने, जहाँ पर एक कंपेयर करने के एक टेबल बनाया था मैंने, ट्रू सॉल्यूशन में और कोलाइड में और सस्पेंशन में एक टेबल नहीं बनाया था मैंने, ऐसे प्रॉपर्टी पर ट्रू सॉल्यूशन। वहां पर लिखा था बेटा कि जो कोलाइड के पार्टिकल है वो पार्चमेंट पेपर से या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट, या फिर देखो ट्रू सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट को ही बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को ग्रेनुलेट बोलते हैं, तो उसके पार्टिकल पास हो जाते हैं क्या पार्चमेंट पेपर से? पॉइंट समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आपके पास यदि एक पार्चमेंट पेपर है, मान लो पार्चमेंट पेपर है, तो इससे ट्रू सॉल्यूशन तो पास हो जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन कोलाइड पास नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। यही करना, कुछ नहीं करना। पार्चमेंट पेपर का एक बैग ले लो, ऐसे इस टाइप से बैग बना लो, इसमें उस कोलाइड को डाल दो आप। तो मान लो वाटर था, कोलाइड की पार्टिकल की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। कोलाइड के पार्टिकल है और जो ट्रू सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इस पार्चमेंट पेपर के बैग से ये जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल है बाहर निकल सकते हैं क्या? यस सर। तो यहाँ पर भी आप क्या ले लेना, वाटर ले लेना।
अच्छा, जब इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल यहाँ से बाहर आ सकते हैं तो बाहर से अंदर भी तो जा सकते हैं वापस से। यस सर। आपने मान लो वाटर में डाल के उसको बाहर निकाल दिया, वो बाहर आएगा, बाहर से अंदर भी जा सकते हैं। तो बाहर से अंदर न जाए तो हम क्या करेंगे कि जो ये वाटर है बाहर वाला, इसको फ्रीक्वेंटली क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट बाहर आए और बाहर चेंज कर दे तो निकल जाए, बाहर आए चेंज करके निकल जाए, बाहर आए वाटर को चेंज करके निकल जाए। यदि यहीं पर ये वाटर में प्रेजेंट है तो वापस अंदर जा सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। अब इस प्रोसेस को आप और फास्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ सर। कुछ चार्ज तो कैरी करेगा ना, अगर पॉजिटिव कैरी करेगा तो नेगेटिव कैरी करेगा। आपको लग रहा है कि भाई प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, तो फिर आप क्या करो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, तो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट मार दो, इसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट मार दो। अब जो पॉजिटिव पार्टिकल इस तरफ भाग जाएंगे जल्दी से, तो नेगेटिव पार्टिकल इस तरफ जल्दी से चले जाएंगे। क्लियर है क्या? यस सर। यही पूरा आपका क्या है, ये प्यूरिफिकेशन कोलाइड है। देखो जरा दिखते हैं। तो दो तरीके से आप मेथड यूज कर सकते हैं। डायलिसिस, मैंने डायलिसिस बताया आपको। अच्छा, डायलिसिस का यूज बेटा हम सुना आपने कि कुछ लोगों की डायलिसिस होती है। यस सर। तो डायलिसिस का, हाँ किडनी, देखो किडनी का भी काम है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड भी क्या होता है, कोलाइड होता है, ठीक। अब उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो कौन जो इम्प्योरिटीज है वो प्यूरिफाई आपकी किडनी करती है। अब कुछ लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो उनका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, तो वो डायलिसिस कराने जाते हैं। तो डायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी टाइप मशीन होता है, इसी तरीके से वो काम करता है। क्लियर है क्या? यस सर। चलो देखो, the process of separating the particles of colloids from those of crystalloids, और crystalloid होता है electrolytes, by diffusion of the mixture through a parchment or an animal membrane is known as dialysis। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। प्रिंसिपल यूज क्या? प्रिंसिपल यही है कि क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल पास हो जाते हैं पार्चमेंट पेपर से, तो कोलाइड के पार्टिकल पास नहीं होते। ये प्रिंसिपल है। The separation of crystalloid electrolyte from the colloid is based upon the principle that the particle of the crystalloid pass through animal membrane or parchment paper or cellophane sheet, whereas those of colloids do not. The apparatus used for this purpose is called a dialyzer and is shown in figure। कोई दिक्कत इसमें क्या? हम लोगों ने थोड़ा सा बैग टाइप बनाया था, इन लोगों ने एक कंटेनर बना दिया। कंटेनर पार्चमेंट पेपर से, सेलोफेन शीट से या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से बनाना है। ऐसे दिक्कत इसमें क्या? नो सर। चलो ठीक, देखते हैं जरा एक बार। A cellophane sheet or parchment paper is turned into a bag for the addition of impure salt. The impure salt is filled into the bag, which is then suspended into a vessel containing distilled water। एक वेसल में डाल देना जिसमें डिस्टिल वाटर है। After some time, all the crystalloid in solution pass out, leaving the colloidal salt behind in the bag. The distilled water is renewed frequently to avoid diffusing back the crystalloid particles in the bag। The above process can be quickened if an electric field is applied। ये सब बता चुका हूँ, जो भी है एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो पूछ लो। कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। ठीक है। उसके बाद लिखा बेटा कि इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो यही यूज है बेटा कि जो आपको किडनी जब आपकी खराब हो जाती है तो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए। तो दे रखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस is in the purification of blood in the artificial kidney machine। तो दिक्कत इसमें? नो सर। चलो तो बस आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।